नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। साल भर बाद फिर निकला अर्थ बिल्डर का जिन्न। बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे डबल करने के नाम पर कंपनी ने लगाया लाखों का चूना। चौराटा थाना अंतर्गत युवती की नृशंस हत्या और दुष्कर्म की आशंका को लेकर परिजनों ने लगाया जाम। सैनिक स्कूल के निलंबित बच्चों की बहाली की मांग को लेकर 90 फीट ऊंची टंकी में चढ़ा भूतपूर्व सैनिक। और ज्योति स्कूल में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सम्मन जारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। साल भर बाद एक बार फिर अर्थ बिल्डर्स का जिन्न बोतल से बाहर निकला है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को लाखों का चूना लगाने की बात सामने आई है। समदड़िया मॉल के ब्लॉक 311 नंबर पर अर्थ बिल्डर्स का ऑफिस खुला हुआ है। मामले को लेकर रिटायर्ड फॉरेस्ट एसडीओ रामानुज चौधरी ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर अर्थ बिल्डर में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि बताया गया था कि 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा जो किश्तों में मिलेगा। दोस्तों के कहने पर मैंने पैसे लगा लिए, लेकिन जब से पैसे दिए हैं तब से अब तक एक भी पैसे वापस नहीं आए। आपको बता दें कि साल भर पहले भी कनौजा के रहने वाले शिवलाल साकेत ने एसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिवलाल की माने तो प्लाट देने का झांसा देकर पैसे जमा कराए गए थे और हर महीने 5500 देने का वादा किया गया था, लेकिन तब से अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अब ताजा मामला सामने आया है जिसमें कई बड़े अधिकारी कर्मचारी अर्थ बिल्डर्स की ठगी का शिकार हुए हैं। मामले को लेकर जब समान थाने से फोन गया तो तथाकथित अर्थ बिल्डर का संचालक भड़क उठा और कहा कि तुम एफआईआर दर्ज कर दो तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। उसका कहना है कि आप मुझसे जमीन ले लीजिए, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। वहीं पीड़ित का कहना है कि मुझे पैसे दे दिए जाएं। सवाल ये उठता है कि जब साल भर पहले कुछ बेरोजगारों द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि लिखित तौर पर दर्ज थी, फिर भी अर्थ बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि मामले में बड़ी धांधली की गई है। अब देखना यह होगा कि वर्तमान एसपी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मामले को लेकर हमने समान पुलिस और पीड़ित आरएन चौधरी से बात की। क्या कहना है आप सुनिए। एक रामायण साकेत थे, इन्होंने हमको लालच दे करके एक अर्थ बिल्डर्स कंपनी है रीवा में, समदड़िया बिल्डिंग्स में लगती है, ब्लॉक ए 311 रूम नंबर में। तो इन लोगों ने सर हमें लालच दे करके कि आप जो है 10 लाख रुपए लगाइएंगे, 20 लाख रुपए जो भी अमाउंट लगाएंगे उसका 3 साल में आपको डबल राशि मिलेगी। क्योंकि हमारे मित्र थे, इन पर विश्वास था कि जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इस कारण मैं भी अगस्त 2023 में 10 लाख रुपए लगा दिया और अनुबंध भी कायदे हुआ था कि आपको हर तीसरे महीने में ब्याज सहित 1,66,000 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से आपको 3 साल में टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन सर 1.5 साल हो गए, आज तक एक पैसे नहीं मिला। और इसी प्रकार अन्य इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी उनकी जो जमा की गई राशि है, जो इन्वेस्ट किए थे, एक पैसा नहीं मिला है। इनमें से जो जी अर्थ बिल्डर अब कहाँ है? अर्थ बिल्डर कोई पता नहीं। एक दिन मैं एएसआई साहब समान थाना के साथ गया था, श्री ब्रिजेश सिंह के साथ, तो ताला लगा था, वहाँ पर कोई नहीं था, बल्कि बगल में एक ऑफिस खुला था। उनके द्वारा बताया कि ऑफिस हमेशा बंद रहता है। हमारे जैसे कम से कम सर सैकड़ों इन्वेस्टर्स होंगे। मैं कुछ लोगों का नाम भी बता सकता हूँ। श्री अनसुईया प्रसाद साकेत, ये सर रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। डॉक्टर राकेश कुमार धनकर जो मेडिकल ऑफिसर हैं यहीं संजय गांधी में। डॉक्टर आरवी चौधरी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, डीएचओ हैं सर। इसी प्रकार हमारे शिवनाथ प्रसाद साकेत जी हैं, रामकली चौधरी हैं और अन्य बहुत से इन्वेस्टर हैं सर। क्योंकि इतना लंबी लिस्ट है कि नाम लेना संभव नहीं है इस वक्त। शिकायत की थी एसपी साहब से? जी हाँ सर, हम लोग सर शिकायत में सर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं। एसपी साहब के ऑफिस से पता चला है कि इन्होंने जो है मार्क करके कापी जो है समान थाना को प्रेषित कर दिया है। तो हम लोग फिर अपनी टीम के साथ इकट्ठा होकर के गए थे समान थाना। तो वर्तमान इस समय जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं श्री विकास कपीस जी, उन्होंने 7 फरवरी को इसका बाकायदे एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा। अर्थ बिल्डर के जो प्रोप्राइटर हैं या सीईओ हैं श्री नीरज सिंह, उनको अरेस्ट करके लाया जाएगा और बाकायदे इन्वेस्टरों को पैसा दिलाया जाएगा और विधिवत। इन्वेस्टिंग जो की थी आप लोगों ने, क्या जमीन के तौर पे की थी कि मतलब जमीन खरीदना है उस पैसे से कि नहीं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप नगद जमा करिए कंपनी में। मैं चेक के माध्यम से जमा किया था। उनके द्वारा ये बोला गया था कि आपकी राशि 3 साल में डबल हो जाएगी, आपको राशि वापस कर दी जाएगी।
लेकिन आज तक एक पैसा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया सब सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं। अधिकतर जो है, कुछ उसमें सर रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी कार्यरत हैं और मोस्टली कर्मचारी हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वीकर सेक्शंस के लोग हैं। कोई क्या ऐसा नाम बड़ा, है आपका? मेरा आर्यन चौधरी, निवासी। निवासी अरुण। दिनांक 7 फरवरी 2025 को रामानुज पिता राम जियावन चौधरी अरुण नगर रीवा के रहने वाले, इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया है कि नीरज सिंह, जिनके अर्थ बिल्डर करके कंपनी है, इनके द्वारा एक फर्जी इनके साथ करार किया गया, जिसमें बताया गया कि इनसे 10 लाख रुपये लिए गए और बदले में अगले 3 साल के बाद इन्हें दुगना राशि मिलेगी। एग्रीमेंट हुआ था इस चीज़ का, और हर महीने इन्हें 1,66,666 रुपये देने का एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने बताया कि न इन्हें उनकी मूल राशि प्राप्त हुई और न ही इन्हें महीने में कोई किस्त प्राप्त हुई है, और इस प्रकार की अन्य कई लोगों द्वारा शिकायत भी की गई थी, जो प्रथम दृष्टया धारा पर हम लोगों ने नीरज सिंह के विरुद्ध धारा 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसकी विवेचना चल रही है। अपराधी को पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की? हम लोग निरंतर चौराहा थाना अंतर्गत युवती की हत्या और दुष्कर्म की आशंका को लेकर परिजनों ने चक्काजाम कर दिया, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत झिरिया में 24 वर्षीय युवती की हत्या का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। युवती के शरीर पर गंभीर घाव के निशान थे और परिजनों ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है, जिससे पुलिस ने भी इनकार नहीं किया है और पीएम के बाद पूरी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन गुस्साए परिजनों सहित ग्रामीणों ने चौराहा में चक्काजाम कर दिया, जिससे प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस की समझाइश से परिजन माने और जाम खोल दिया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मामले को लेकर युवती के पुरुष मित्र पर भी शक परिजनों द्वारा जताया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। ये चौराहा थाना क्षेत्र में आज एक एरिया में चक्का जाम किया गया था, और जिससे काफ़ी यातायात भी प्रभावित हुआ था। कुंभ का यातायात भी बहुत प्रभावित हुआ था। जो कारण था वो ये था कि कल एक लड़की है करीब 24 साल की, उसकी बॉडी एक पेड़ से हैंगिंग मिली थी, और जिसको जब जानकारी मिली थी तो पुलिस ने उस बॉडी को SGMH में ले गए थे, और फिर जब पहचान कराने के लिए पुलिस ने अगल बगल के सभी गाँव में चेक कराया था, तो फिर उस युवती की पहचान हुई थी, और जिसके बाद परिजनों को फिर सूचना देके वहाँ हॉस्पिटल बुलाया गया था। और उसके बाद फिर परिजनों ने उसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि उसका मर्डर हुआ है। जो PM वगैरह कराया गया है, तो डॉक्टर ने ऐसा उससे इनकार नहीं किया। फिर भी हम लोग पूरा PM रिपोर्ट जो हमें मिलेगी उस आधार पर ही अग्रिम हम उसमें बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का उसमें हत्यात्मक या कोई ऐसी सबूत मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और अभी तक डॉक्टर की चर्चा के अनुसार ऐसा नहीं है। रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल लेकिन परिजनों ने उसमें संदेह व्यक्त किया, और उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे चक्का जाम किया, और जिनको समझाइश देके फिर वहाँ से हटाया गया है, और उनको ये बताया गया कि PM रिपोर्ट के आधार पे जो जानकारी मिलेगी, और जो जिस पे एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जिससे संभवतः युवती की बोलचाल थी, तो उसके भी जानकारी ली जाएगी। उसके आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रेम प्रसंग का मामला, हाँ, संभवतः प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम क्या है उसके बारे में अभी विवेचना में ही अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी उसमें। तो इसमें जो चक्का जाम किए थे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई है? क्योंकि हाँ, ये निश्चित रूप से NH को उन्होंने जाम किया था, और इस समय पे जबकि पूरा कुंभ यात्रियों का इधर से मूवमेंट है, तो निश्चित रूप से जो भी वैधानिक ज्योति स्कूल मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 5 साल के बच्चे के साथ हुए क्रूरतम व्यवहार के बाद बीजेपी नेता गौरव तिवारी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 2 बार नोटिस जारी कर कार्रवाई के साथ जवाब देने के लिए कहा। 17 फरवरी तक जवाब न देने के बाद आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध समन जारी कर आदेश दिया है कि 28 फरवरी को नई दिल्ली में आयोग के समक्ष प्रस्तुत हों एवं स्कूल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई हुई और आयोग को जवाब तय समय पर क्यों नहीं दिया गया, उस पर अपना स्पष्टीकरण दें। दोनों अधिकारियों के जवाब से आयोग असंतुष्ट रहा तो ऐसे मामले में आयोग स्वतः कार्रवाई करेगा और स्कूल प्रबंधन के ऊपर FIR भी दर्ज कर सकता है। अधिकार आयोग में ज्योति स्कूल से रिलेटेड एक बच्चे के साथ बर्ताव, जिस तरह से अमानवीय बर्ताव किया गया था स्कूल प्रबंधन के द्वारा, और उसके बाद उनके परिजनों की कोई सुनवाई नहीं किया स्कूलों ने, और वो बड़ा परेशान होते रहे। घटना के 3-4 दिन बाद मैंने ये शिकायत की, जिसको मानवाधिकार आयोग और बाल आयोग ने संज्ञान लिया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो है हम लोगों की जो बातें थी और क्या आप चाहते हैं उसको लेकर बुलाया भी और उनसे बातचीत भी की।
हमारे रिकॉर्ड भी किया जो हम कहना चाहते थे, और फिर आगे की प्रोसेस जो है वो चल रही है। अभी बयान भी आपके दर्ज हुए थे इस मामले में? हमारे बयान दर्ज, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बुलाया गया था हमें, तो हमने अपना बयान दर्ज भी करवाया, बाकियों के भी दर्ज हुए, और एक प्रोसेस है जो प्रोसेस पुलिस कर रही है। जिस तरीके से ये रीवा शहर के शायद सबसे बड़े स्कूलों में से एक स्कूल होगा, यहाँ दाखिला ले पाना काफ़ी मुश्किल है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके के कई भी मामले होते हैं, लोग ऊपर तक नहीं जाते थे, आपने मामला उठाया है? मैं अब हमें लगातार बोलते आया हूँ कि मैं इस बच्चे के परिजन को धन्यवाद देता हूँ कि ये मुद्दा उठाया और ये पब्लिक डोमेन में आया, तो हमें पता चला। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं, ना मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे के बारे में और उनके परिजनों के बारे में जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उसको लेकर ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी बच्चे के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराना स्कूल है, रेपुटेटेड स्कूल है, उसकी रेपुटेशन इस तरह की अगर बनेगी तो स्वाभाविक है ये ठीक नहीं है, और बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बिल्कुल ये गलत है। बच्चे के मन में क्या जाएगा? मुझे ये पता चला कि बच्चा उसके बाद 20 दिन उसकी तबीयत खराब रही और लगातार डॉक्टर के यहाँ परिजन लेके जाते रहे, तो निश्चित ही ये मन में पीड़ादायक है कि प्रबंधन इसको सही ढंग से नहीं संभाला, इसीलिए कदम उठाना पड़ा। हो सकता है इससे कुछ सीख मिले और आगे चलकर स्थितियाँ सुधरें, और मैं सभी परिजनों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हिचकने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ हो रहा है। परीक्षा देने जा रही नर्स से बाइकर्स गैंग ने लूट की कोशिश की। इस दौरान महिला बाइक से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत मनोज कुमारी ने बताया कि संजय नगर से अपने पति के साथ बाइक से ग्रुप 5 की परीक्षा देने सतना जा रही थी कि रास्ते में चुरहट्टा थाने के करीब 50 कदम पहले बाइक में सवार 2 युवकों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान बाइकर्स ने उसे कई मीटर तक घसीटा, जिससे गिरने के कारण उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और शरीर में कई अन्य गंभीर चोटें महिला को आई हैं, जिसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं बाइकर्स लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बैग लेकर फरार हो गए। नर्स ने बताया कि उसके बैग में जरूरी कागजात थे और उस घटना के कारण वो अपना पेपर भी नहीं दे सकी। सर, मैं पेपर देने सतना जा रही थी ग्रुप 5 का। यहीं संजय नगर से निकली हूँ 6:15 पर। चौराहा थाना की 15 मिनट पहले मैंने एक दुकान है, दुकान बंद था चौराहा थाना के 10-15 कदम, अरे 50 कदम इधर है। वहीं पर 2 लुटेरा आए और वो हमारे गले से बैग टांगे हुए थे और वो बैग हमारा छीने। बैग में जब तक नहीं गिर गए सर, हेलमेट लगाए थे और मफलर, तब तक नहीं छोड़ा सर। इसके बाद गिर गए नीचे, बहुत चोट आई, अंकल से हाथ पूरा टूट गया। मेरे सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हो जाएगा ना? हाँ, उसमें था, सब ले गया। मैं पेपर नहीं दे पाई। पेपर ठीक है ना, बस उतने बहुत है भाई। कहाँ नर्स है? सर मैं सीधी में स्टाफ नर्स थी। सर हमारे पति बाइक चला रहे थे, बाइक से 2 लोग जा रहे थे। पानी लाए ना? उनका क्या नाम है? सर मनोज कुमार दुबे नाम है। ये हाथ उतर गया सर यार। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना रौसर की है। जिले के चौराहा थाना क्षेत्र के रौसर में सीमांकन विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। पीड़ित नागेंद्र पांडे ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 17 फरवरी 2025 को प्रशासन द्वारा सीमांकन के बावजूद आरोपी विमलेश मिश्रा, विवेक मिश्रा और उनके परिजनों ने पत्थर पटिया को हटा दिया। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उनके घर के सामने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पहले भी इस विवाद को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि स्थिति और ना बिगड़े और न्याय मिल सके। कोई हमें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है और आज अचानक हमारे घर में घुस करके इस तरह से हमला किया गया, तलवार और राड सबरी से लेकर के। घायल हमारे बड़े भाई साहब के सर फटा हुआ है, उनका अशोक पांडे नाम है, और मेरे हाथ में यह चोट लगी हुई है। मेरा नाम है नागेंद्र पांडे। मारपीट किया है विमलेश मिश्रा, विवेक मिश्रा और अभिषेक मिश्रा और उसकी पत्नी है सरोज मिश्रा, उसकी बेटी का नाम पता नहीं, उसकी बेटी है 2। उन सब लोगों ने मिलकर के हमारे घर पे आकर के घुस करके मारा। ये रौसर गांव की है। प्रिया और प्रीति इन मिल करके तलवार, 2 तलवार थी, ये मेरे यहाँ तलवार ही लगा हुआ है। और एक गांजा का बोरी तत्काल दूसरे घर में शिफ्ट किया। गांजा बेचता है 24 घंटा वो। ये विवाद किस चीज को लेकर? विवाद जमीनी विवाद है। किसका जमीन है? मेरी जमीन है नागेंद्र पांडे का 1 एकड़
25 डिसमिल ज़मीन का मैंने सीमांकन कराया है और कल सीमांकन हुआ है। और अब हमने पुलिस में FIR कल दर्ज कराया था कि हमारे जान माल का खतरा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। उससे एक दिन पहले 18 तारीख को भी कराया है मैंने FIR। सारी FIR मेरे पास कहाँ है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। सैनिक स्कूल के 72 बच्चों के निलंबन की बहाली की मांग को लेकर 90 फीट ऊंची जर्जर पानी की टंकी में भूतपूर्व सैनिक चढ़ गया और कहा जब तक बहाली नहीं होगी तब तक नीचे नहीं उतरूंगा। 5 दिन पहले रीवा के सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षा 12वीं के 72 छात्रों को एक साथ निलंबित किया गया था। बहाली की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक 90 फीट ऊंची टंकी में चढ़ गया और स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इस दौरान भूतपूर्व सैनिक संगठन के तमाम पदाधिकारी सहित समान थाने की पुलिस घंटों प्रदर्शनकारी को समझाइश देने का प्रयास करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी बच्चों की बहाली को लेकर अपनी मांग पर अड़ा रहा। प्रशासन ने उसे मनाने का प्रयास भी किया। आप खुद देखिए किस तरह से लाउड स्पीकर लेकर गुहार लगाई जा रही है। आपकी बातें सुनी जाएंगी, अधिकारियों को आपकी जानकारी दे दी गई है, अधिकारी वापस आ रहे हैं यहाँ पर। कहना सही है पर कृपया नीचे आए। 2 मिनट आप आए थे, नीचे मैं बात करता हूँ आपसे। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगते ही प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर हुजूर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला नए बस स्टैंड में मौजूद पानी की टंकी पर पहुंचे, जहां उन्होंने भूतपूर्व सैनिक से फोन पर बात करते हुए समझाइश देने के साथ आश्वासन दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है भूतपूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह का, आप सुनिए। अच्छा एग्जाम देते हैं 5वीं क्लास के बाद में, और जो वेल एजुकेटेड बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है और यहाँ पर उनका हायर एजुकेशन के लिए वो पढ़ाई करते हैं। और वो बच्चे इतने एजुकेटेड होते हैं कि आने वाले समय में देश के भविष्य होते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें सैनिक स्कूल के प्रबंधक के द्वारा 72 में से 71 बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसमें ये कहा गया, मैंने जो कल बात की वहाँ के प्रबंधक से, तो उन्होंने बोला कि बच्चे डिसिप्लिन सही नहीं था इसलिए उनको बाहर निकाला गया है और हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही दिल्ली से आदेश आ जाएगा तो हम उनको लेंगे। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो बच्चे 5वीं क्लास से और इंटर क्लास के बच्चे थे। एक बच्चा छुट्टी में था, नहीं वो भी डिसमिस हो जाता। 71 बच्चों को इन्होंने निकाल दिया। शिक्षा एक मंदिर होता है और शिक्षक को भगवान कहा जाता है, और एक शिक्षक अगर इस तरह से हरकत करेगा, हमारा देश संविधान से चलता है, तालिबानी आदेश से नहीं चलता है। और जिस तरह से सैनिक स्कूल के प्रबंधक और उनके कर्मचारियों ने जो फैसला लिया है 72 बच्चों का, 71 बच्चों का, जबकि 21 तारीख को 12वीं का पेपर है, वो बच्चे एक तो पढ़ाई का उनके ऊपर दिमाग में लोड, दूसरा उनका लोड जो इन्होंने स्कूल से निकाल दिया, तीसरा उनका लोड परिजनों का लोड। अगर बच्चे कोई सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, इसका जवाबदारी कौन लेगा? और 21 तारीख को उनका पेपर है। कल जब मैं प्रबंधक से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली से जैसे आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हमारे देश में 12 बजे रात विधानसभाएं खुल सकती हैं, 12 बजे रात देशद्रोहियों के लिए कोर्ट खुल सकता है, तो दिल्ली को इतने दिन फैसला लेने में क्यों टाइम लग गया, जबकि बच्चों की पढ़ाई सर पर है। इंदौर से प्रयागराज जा रहे कुंभ यात्री दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर से कुंभ स्नान करने जा रहे 11 यात्री रतहरा में उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब चाय पीने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की। गाड़ी खड़ी कर ड्राइवर चाय पीने चला गया, तभी सामने से आ रहे ट्रक चालक ने गाड़ी में ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार सभी कुंभ यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जा रहे थे नहाने के लिए, तो बीच में गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर चाय पीने के लिए, तो गाड़ी में आके ठोक दिया। ट्रक वाले ने ठोका? हाँ, रॉन्ग साइड से आ रहा था वो। कितने लोग? हम लोग 11 लोग हैं, 11-12 लोग हैं। सभी घायल है। रंजना गर्दे है ना, ये बड़े भैया, वो गुड़िया है, वो प्रकाश गर्दे। बच्चे वगैरह मिला के 12-13 जन। हाँ, सबको थोड़ी थोड़ी, बच्चों को तो कम लगी, बाकी सबको लगी। चश्मा वो गुड़िया को टाके आए। वो रीवा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हुए 138 करोड़ के घोटाले को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपकर जांच कराए जाने की मांग की। रीवा जिले में चल रही सीवरेज परियोजना में 198 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने
प्रशासन से इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सीवरेज योजना में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं। योजना के तहत अब तक 75% काम होने का दावा किया गया है, लेकिन सड़कों की हालत बदतर हो गई है। कई जगह खुदाई के बाद गड्ढे नहीं भरे गए, जिसमें दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रोड का घोटाला हुआ है तो यहाँ पे पदस्थ है शरद कुमार सिंह कार्यपालन यंत्री और जो वर्तमान में संजय पांडे हैं, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, क्योंकि जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है, 1 रुपया हो वो भी चोरी है। तो यहाँ तो मैटर 136 करोड़ का है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि रीवा में कोई भी चीज़ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसका श्रेय लेने के लिए रीवा के एक व्यक्ति हैं, वो सीधे आते हैं और बोलते हैं मेरी पीठ थपथपाओ, मैं विकास पुरुष हूँ, यही वो कहते हैं। सोनाली देव ने और पूरी टीम ने कृष्णकांत वर्मा से लेकर सरदार राहुल पटेल, पुष्पराज सिंह आरडी चौधरी और सोनाली देव IAS, और इन्होंने कलेक्टर को ये रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी कि 136 करोड़ का घोटाला हुआ, इसमें पाया उन्होंने। तो क्या ये रीवा के राजेंद्र शुक्ला को दिखाई नहीं देता, या इस 136 करोड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी साठ गांठ हो? इन दोनों अधिकारियों के अलावा हो सकता है 136 करोड़ में 36 इधर हो और 100 करोड़ वहां पहुंच गया हो। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? ये 136 करोड़ के घोटाले। नल कूप विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 136 करोड़ के घोटाले का भी हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं। मामला ये है कि नलकूप के मेंटेनेंस में, नल जल योजना और फोटोकॉपी, वाहन का चलन, इन सब का गलत अनियमित भुगतान किया गया, इसकी शिकायत हुई। कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई IAS श्रीमती सोनाली देव और 4 सदस्यों की टीम ने। उस सदस्यों की टीम ने एक प्रतिवेदन दिया 4 मार्च 2024 को कलेक्टर को कि 136 करोड़ रुपए का घोटाला इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शरद कुमार सिंह और संजय पांडे, जो वर्तमानी हैं और जो अभी सतना चले गए, इन दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक ज्वाला इनका NGO था, जिसको ये उसी दिन नोटिस देते हैं, फिर उसी दिन उसको 10 करोड़ का भुगतान देते हैं। इसी तरह से हैंडपंप मेंटेनेंस का मामला है, ये उसी व्यक्ति को, ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति को ठेका दे रहे थे शरद सिंह और संजय पांडे जी। तो मैं आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर ये कहे हैं कि नल जल योजना और जो ये हैंडपंप का मरम्मतीकरण, घोटाले की शिकायत। देखिए, जल को एक अमृत की संज्ञा दी गई है। जल मनुष्य के जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है कि जल के बिना मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में रीवा जिले में 136 करोड़ का घोटाला, वो भी PHE विभाग द्वारा जो किया गया है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को तो उनसे जांच करानी चाहिए, रिकवरी करानी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और इसकी जांच आ गई, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ के नेताओं का संरक्षण है, अधिकारियों का। यहाँ के जितने अधिकारी आते हैं नेताओं के संरक्षण में आते हैं। हमारे यहाँ के जो नेता अपने को प्रमुख मानते हैं, डिप्टी CM हो या मंत्री हो, मिनिस्टर हो, PHE विभाग मंत्री हो, ये सब जिम्मेदारी से इसको जांच कराएं। ऐसे आदमियों से, ऐसे जो गमन किया है उसको रिकवरी कराएं, यही मेरी मांग है। हम सब लोग इसमें, कांग्रेस के लोग, पार्टी के सभी लोग लड़ाई लड़ेंगे, आगे अंतिम पार तक लड़ेंगे, ईंट से ईंट। भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान नेहरू स्मारक चाक घाट से नकल कराने और पैसे वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए चाक घाट में नेहरू स्मारक महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया था। इस दौरान छात्रों ने बताया कि प्रत्येक छात्र से नकल कराने के लिए 1000 रुपये और असाइनमेंट के लिए 300 रुपये मांगे गए थे। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच की बात कही है। ये सामूहिक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और मैंने उसको तत्काल संज्ञान में आने के बाद डायरेक्टर भोज विश्वविद्यालय से मैंने बात किया और बात करने के बाद उनको निर्देशित किया कि आप तत्काल इस पूरे प्रकरण की जांच कर उसका प्रतिवेदन एक प्रति हमें और अपने कुलगुरु महोदय को प्रेषित करें। और इस वीडियो में कुछ पैसे के लेन देन की भी बात चल रही है। हमने कहा कि केवल परीक्षा की ही जांच नहीं करनी है, जो पैसे के लेन देन की बात चल रही है उन तथ्यों को भी आप अपनी जांच में लेंगे और समस्त प्रतिवेदन आप हमको कल 12 से 1 बजे के बीच में प्रेषित करेंगे, जिससे कि इस मध्य प्रदेश शासन को देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के टीआरएस कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीवा के टीआरएस कॉलेज में विवेकानंद कैरियर काउंसलिंग मार्गदर्शन केंद्र में दोपहर 1 बजे से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। युवा को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, इसी तारतम्य में हमारा जो 1 साल पहले एक MOU हुआ था DMCF के साथ, तो उसमें हमने ये बात रखी थी कि चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए, उसके लिए यदि आपके पास कोई प्लान या ऐसा कुछ है तब तो हम आपसे आगे MOU करें। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पास हर वर्ग के लिए लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां हमारे उसमें हैं, यदि आप हमारा साथ देंगे। साथ देने का मतलब ये कि यदि आप हमको स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देंगे, एबिलिटी के अनुसार, स्ट्रेंथ के अनुसार, तो हम अपनी कंपनी को भी अलग अलग सेक्टर के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे और आपके बच्चों को हम रोज़गार देने की व्यवस्था करेंगे। जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मेरा थोड़ा सा एक सोच था कि क्यों केवल TRS को ही लिया जाए, क्योंकि ये संभागीय कार्यालय है स्वामी विवेकानंद योजना का। तो मैंने इस बात को अपने प्राचार्य महोदय के से बात किया कि मैडम आपने 21 में भी, सन 21 में भी हमने एक प्रदेश स्तरीय जॉब फेयर का आयोजन किया था, जिसमें उस टाइम पूरे प्रदेश से हमको 30,000 रजिस्ट्रेशन पे 4,400 लोगों को हम रोजगार देने में सक्सेस हुए थे, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यही सोच हमारे साथ हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, हमारे ये पवन जी हैं, ये भी 21 में हमारे साथ थे। उस टाइम ये उसमें थे कौन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देवतालाब में रामकथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देवतालाब जिला मऊगंज में 25 फरवरी से 1 मार्च तक पंचदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथावाचक महामंडलेश्वर मानस कोकिला साध्वी अन्नपूर्णा करेंगे। ये आयोजन दोपहर 1 बजे से प्रतिदिन होगा। अंतिम दिन 1 मार्च को कथा का विश्राम और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजन समिति के डॉक्टर SS तिवारी ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। 25 फरवरी से 1 मार्च तक जो राम कथा का हो रहा है, इसमें भंडारे भी होंगे, काफ़ी खर्चे का भी खर्चा आएगा। तो क्या इसमें आप लोग चंदा उंदा की भी व्यवस्था किए हैं क्या? इसमें चंदा का कोई प्रावधान नहीं है। कथा स्थल पर जो कुछ चढ़ावा श्रोता या श्रद्धालुओं द्वारा वहाँ पर दिया जाता है, तो वो कथावाचक जो रहती हैं माता जी, उनके लिए दिया जाता है। उसमें कोई उस धन को नहीं लेता। और दूसरा, सबसे हाथ जोड़ कर के बड़े विनम्र भाव से कथा सुनने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, और किसी को कोई धन या चंदा की मांग वहाँ पर नहीं की जाती। जब तक भगवान इस कार्य के लिए सक्षम कर रहा है या थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हो रहा है, आदमी दूसरे खर्चों से कटौती करके थोड़ा पैसा बचा रहा है, ये कथा उसी धन से हो रही है। कथा 5 दिवसीय राम कथा जो चालू होगी, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी? अब कथा का समय आमतौर पर 1 बजे से होता है, और ये शिवरात्रि का समय रहता है। और शिवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ न बहुत
ठंड का समय होता ना बहुत गर्मी पड़ती है। किसानों के लिए भी एक अच्छा समय होता है। इस समय जुताई बुवाई का कोई काम होता नहीं है, थोड़ा सा फसल में पानी देने का काम होता है, लेकिन अधिकतर किसानों को थोड़ा खाली समय होता है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, देवतलाव में जो भगवान भोलेनाथ की पावन धरा है तो उसके आसपास कृषि क्षेत्र ही है और अधिकतर कृषि पेशा से जुड़े लोग ही हैं जो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। वैसे तो पूरे ज़िले से आते हैं। तो वहाँ पर कथा का जो समय है, और ये कथा का जो समय निर्धारित किया गया है 1 बजे से, और कथा तो जब तक। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।